नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन लांबा आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी दुनिया में। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं हरियाणा जीके की पहली क्लास। आपका जो आगामी सीटी एग्ज़ाम है ये कभी भी हो सकता है, उसके लिए भी तैयारी अपने को पहले ही रखनी पड़ेगी। कोई पता नहीं एचएसएससी कितने समय दे, या तो वो उनकी मर्जी है। अगर वो चाहे तो 1.5 महीने भी एग्ज़ाम ले सकती है, अगर वो चाहे तो भी 2 साल इसके बारे में कोई जिक्र भी ना करे। लेकिन तो अपना तो काम क्या है भी, पढ़ना। कि इस प्रकार से हमें तत्पर रहना पड़ेगा भी, एग्ज़ाम कभी भी हो तो उसके लिए हम 100% अपनी तैयारी पूर्ण हो, कहीं ये ना रह जाए कि बाद में हमें समय नहीं मिला था। तो आज जो समय मिला है इसका कोई जो भी स्टूडेंट सही से सदुपयोग करेगा उसका भी सिलेक्शन श्योर है। तो इसी बात में आपकी सफलता के लिए हम भाई इसी स्टडी दुनिया चैनल पे आपके लिए हरियाणा जीके की क्लास भी आज से स्टार्ट कर रही हैं, जिसमें हम देखेंगे भी हरियाणा का उदय। बात करेंगे थोड़ा सा उससे हम हरियाणा की राजनीति और प्रशासनिक विवरण का जो टॉपिक है उसी को स्टार्ट करेंगे, और उसी में रहता है भी हरियाणा का उदय, क्योंकि हरियाणा का उदय भी राजनीतिक कारणों से ही हुआ था भाई। तो सभी स्टूडेंट्स भी अपने कॉपी पेन साथ लेकर बैठ जाएं और हेडिंग डालिए भी हरियाणा का उदय। इसके बारे में हम अच्छे से चर्चा करेंगे कि किन कारणों से अपना हरियाणा बना था भाई, हरियाणा का उदय। थोड़ा सा मैं आपको इतिहास के अकॉर्डिंग बात करना चाहूँगा, क्योंकि हरियाणा में जो जगह आई है उसके साथ छेड़छाड़ या यानी कि अधिकार क्षेत्र किस किस को देना, कब कब आरंभ किया गया था, इसके बारे में बात करना चाहेंगे। तो सबसे पहले भी इंडिया के मैप के अकॉर्डिंग ही बात करेंगे। पूरे भारत का शासन हमेशा से दिल्ली से ही चलता रहा है अभी। जब दिल्ली से शासन चलता है और अपना हरियाणा, आज का हरियाणा यहाँ पर दिखाई देता है कुछ इस प्रकार से बना हुआ। यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा 1754 की। 1754 में अगर थोड़ा सा पूरे भारत का ब्यौरा देखते हैं तो कहाँ से का क्या था। इधर आते हैं महाराष्ट्र, आज का महाराष्ट्र, और यहीं पर थे क्या थे, मराठे शासन कर रहे थे। और दिल्ली में शासन कर रहा था आलमगीर द्वितीय, आलमगीर सेकंड, ये शासन कर रहा था। और उस समय 1754 में मुगल शक्ति बिल्कुल कमज़ोर हो रही थी, और मराठा सरदार यानी कि मराठा शक्ति पूरे भारत में भी अच्छी खासी मात्रा में उभर कर आ रहे थे भी। मराठा ये क्या कर रहे हैं भी, अपने एरिया को कब्जाना, जिसकी लाठी उसी की भैंस वाली बात है। यानी कि जो एरिया जो राजा कब्जा जाएगा सारा उसी का अधिकार हो जाता है। तो ये मराठे क्या करेंगे, अपने उत्तर की ओर जाना स्टार्ट करते हैं, उत्तर भारत की ओर इस एरिया को कब्जाना आरंभ करेंगे। जब ये इस एरिया तक पहुंचते हैं तो आलमगीर द्वितीय इनके साथ में युद्ध न करके एक हरियाणा का कुरुक्षेत्र मराठों को सौंप देते हैं, क्योंकि ये क्या है, कमज़ोर है, ये शक्तिशाली है, इससे अच्छा है भी समझौता ही कर लीजिए। पहला प्रश्न तो यही बनता है, कब की बात आती है कि 25 अक्टूबर 1754 को आलमगीर द्वितीय ने कुरुक्षेत्र मराठों को सौंपा, कुरुक्षेत्र मराठों को सौंप दिया। यह पहला प्रश्न आता है भी। फिर उसके बाद में क्या होगा, किसी व्यक्ति के पास में थोड़ी सी जगह आ जाए तो क्या होगा भाई, इच्छा बढ़ती जाएगी तो भी मराठे कुरुक्षेत्र के साथ साथ में थोड़े से 2-4 सालों के बाद 1756-57 में हरियाणा पर अधिकार कर लेते हैं। अभी क्या हो जाएगा, इस समय हरियाणा पर मराठों का अधिकार, मराठों का अधिकार। ये 2 प्रश्न पूछे गए हैं। अब इसी दौरान पूरे भारत में एक घटना और घटती है जिसका हरियाणा जी की से तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब हम बात करते हैं तो इसका प्रभाव हमें हरियाणा पर देखने को मिलता है। एक जगह आती है वेस्ट बंगाल में, यहीं पर पलासी। ये पलासी, और पलासी में ही क्या होता है कि युद्ध होता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं अभी, पलासी के युद्ध के नाम से जानते हैं। थोड़ा सा डार्क कलर लेंगे भी, ये दिखाई नहीं दे रहा, ये रहा पलासी। पलासी एक जगह, और इसी में हो जाता है भी पलासी का युद्ध। और ये युद्ध कब होता है, 1757 में। किस किस के मध्य में होगा भी, रॉबर्ट
क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य में ये युद्ध रहेगा। क्या रहेगा? सबसे पहले भी अपने जो यहाँ का शासक है उसको लीजिए, सिराजुद्दौला वर्सेस करेंगे हम भाई रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ये क्या है कि अंग्रेजी अधिकारी। इस युद्ध में क्या हो जाता है भाई, सिराजुद्दौला तो हार जाते हैं और रॉबर्ट क्लाइव क्या हो जाएंगे, जीत जाएंगे। लेकिन इस जीत का अब हरियाणा जीके के अकॉर्डिंग कोई खास इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, लेकिन सेंटर जीके में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो अब क्या होगा, सारे ये यहाँ पर बंगाल को कौन जीत चुके हैं, अंग्रेज, और मराठा कहाँ तक पहुँच चुके हैं, अपने पूरे उत्तर भारत की ओर। अब जैसे जैसे आगे होंगे, एक युद्ध और होता है भी, पानीपत का तीसरा युद्ध। ये कब होगा, 1761 में। क्या होगा, पानीपत का तीसरा युद्ध। और ये युद्ध किस किस के मध्य में होता है, एक अफगानी सरदार आते हैं, अफगानी शासक आते हैं, अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली, वर्सेस सदाशिवराव भाऊ। कौन रहेंगे, सदाशिव राव भाऊ, ये मराठा सरदार है। इसमें क्या होता है, इस युद्ध का परिणाम की बात करते हैं तो अहमद शाह अब्दाली जीत जाते हैं और मराठा सरदार सदाशिवराव हार जाते हैं। ये युद्ध का परिणाम रहा। और इसी के साथ साथ में, हार के साथ में क्या हो जाती है अभी, युद्ध स्थल में इसकी मृत्यु हो जाती है। युद्ध स्थल में मृत्यु, और मृत्यु के बाद इसकी समाधि हरियाणा में ही बना दी जाती है। और कहाँ पर बनाई जाती है, ये प्रश्न पूछा तो नहीं गया, पूछे जाने की अच्छी खासी संभावना रहेगी। ये समाधि आती है सांगी गांव रोहतक, सांगी गांव रोहतक में। ये बिल्कुल बेसिक सी बात चली है अभी। क्या बातें हैं, कौन से प्रश्न पूछे गए हैं कि बात करते हैं। 25 अक्टूबर 1754 को आलमगीर द्वितीय ने कुरुक्षेत्र मराठों को सौंप दिया था। उसके बाद 56-57 में मराठे संपूर्ण हरियाणा पर कब्जा कर लेते हैं। इसी दौरान 3-4 साल के बाद में पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है, जो अहमद शाह अब्दाली और से सदाशिवराव भाऊ के मध्य में, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जीत जाते हैं, सदाशिवराव भाऊ मारे जाते हैं और उनकी हरियाणा में समाधि बना दी जाती है। कहाँ पर, रोहतक में। अब समय और आगे चलेगा। यहाँ से क्या हो चुका है, मराठा सरदार की तो मृत्यु हो चुकी है। अब इसी के दौरान मराठा सरदार यहाँ से बनेंगे महादजी सिंधिया। एक बात और ध्यान रखना थोड़ा सा, ये युद्ध 1757 में हुआ था, ये युद्ध जीत चुके हैं और ये पानीपत का क्या है, तीसरा युद्ध हार चुके हैं। अब नॉर्मल सी बात सोचें तो क्या मराठों की शक्तियाँ तो क्या होगी, कमज़ोर होगी। एक तो इनका शासक भी मारा जा चुका है, ये अंग्रेज युद्ध जीत चुके हैं, तो युद्ध जीत चुके हैं तो इनकी भी इच्छा और बढ़ेगी कि एरिया को ज़्यादा से ज़्यादा कब्जाया जाए। तो कब्जाने के लिए अब ये क्या करेंगे, और आगे तक चलते रहेंगे। भाई बिहार में पहले बिहार को जीतेंगे, वेस्ट बंगाल तो जीत लिया, बिहार, उत्तर प्रदेश, और फिर उत्तर बिल्कुल भारत तक आएंगे। उत्तर भारत में हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, धीरे धीरे करके सारे एरिया को कब्जा लेंगे। तो इसमें इतना जल्दी तो रोल नहीं होता, लेकिन फिर भी क्या होता है कि सदाशिवराव भाऊ के बाद में यहाँ पर मराठों का सरदार बनता है, जिसका नाम आता है महादजी सिंधिया। वो भी एक अच्छे कुशल शासक हुए थे। उन्होंने अपने एरिया को जो जैसा था उसको इन्होंने कब्जाए रखा, अधिकार क्षेत्र बनाए रखा। लेकिन उनकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद में एक मराठा सरदार बनते हैं दौलत राव सिंधिया। क्या रहेगा, 1794। 1794 में क्या होगा, महादजी सिंधिया की मृत्यु। सिंधिया की मृत्यु। अब अंग्रेजों को लगेगा कि हम इस एरिया को भी कब्जा सकते हैं। क्यों कब्जा सकते हैं कि मराठाओं का एक शक्तिशाली शासक अब मारा जा चुका है, उनकी मृत्यु हो चुकी है, और हम हरियाणा के एरिया को क्या अभी अच्छे से कब्जा सकते हैं। ये इधर से थे, अब ये इधर जाना स्टार्ट करेंगे और मराठाओं का एक सरदार बनेगा दौलत राव सिंधिया। और दौलत राव सिंधिया थोड़ा सा शक्तिशाली या कुशल
शासक न होकर थोड़ा सा कमज़ोर दिल का शासक था, यानी कि उसको, या फिर हम बात कहें भी, शासन चलाने की उसमें योग्यता नहीं थी। तो इसके परिणाम स्वरूप बात आ जाती है, ये आगे चलते रहेंगे और 1803 तक भी अंग्रेज सब कुछ देख रहे हैं कि कैसे करके हम भी उत्तर भारत को जीतें। दिल्ली, हरियाणा, इसी के साथ में पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इस एरिया को भी तो जीतना है। तो इसी के लिए क्या करते हैं, बात आ जाती है 1803 में। 1803 में एक युद्ध होता है जिसका नाम आता है लासवाड़ी का युद्ध। लासवाड़ी का युद्ध। और ये युद्ध, लासवाड़ी एक जगह, ये यूपी में है। और कहाँ पर आ सकती है अभी, आगरा कहें तो, या आगरा के पास है। और ये युद्ध किस किस के मध्य में होता है, एक व्यक्ति आते हैं दौलत राव सिंधिया, मराठा सरदार बन चुके हैं महाजी सिंधिया की मृत्यु के बाद, दौलत राव सिंधिया। वर्सेस बात करेंगे हम जनरल लेक। जनरल लेक ये एक अंग्रेज अधिकारी हैं। अंग्रेजों ने इसको जिम्मेदारी दी थी कि आपको यहाँ से चलना है, चलने के साथ साथ भी उत्तर भारत को जीतना है। ये अपने भाई जिम्मेदारी पूरी बखूबी निभा रहा है। जैसे भी कीजिए, साम दाम दंड भेद, ये आपकी मर्जी है, लेकिन हमें क्या चाहिए, एरिया चाहिए। तो ये यहाँ पर जनरल लेक, इन दोनों के मध्य में युद्ध हो रहा है। युद्ध लड़ते लड़ते भी एक ऐसी स्थिति में आ जाती है कि इसको, दौलत राव सिंधिया को, हार माननी पड़ जाती है। तो परिणाम क्या होगा, हार। और ये क्या हो जाते हैं, जीत, इनकी जीत। और इनकी जीत के परिणाम स्वरूप भाई एक ये युद्ध है, एक संधि पर समाप्त होता है। और ये इसकी डेट भी एग्जाम में पूछी तो नहीं गई, पूछी जा सकती है। कब की बात आएगी, 30 दिसंबर 1803। ये दोनों लड़ तो कहाँ रहे थे, यूपी में, इस जगह पर भी, आगरा के पास। लेकिन जैसे ही ये युद्ध समाप्त होगा तो कहाँ पर जाएंगे, एक संधि करने के लिए महाराष्ट्र में जाएंगे। और महाराष्ट्र में एक गांव आता है, सुरजी अंजन गांव की संधि। सुरजी अंजन गांव की संधि होती है अभी, सुरजी अंजन गांव की संधि। और ये गांव है कहाँ पर भाई, महाराष्ट्र में। एग्जाम में ये प्रश्न भी पूछा गया था अभी, महाराष्ट्र। और ये क्या संधि होती है, इसमें हरियाणा का दक्षिणी पार्ट भी किसको दे दिया जाता है, अंग्रेजों को सौंप दिया जाता है। इसमें क्या होगा, हरियाणा का दक्षिणी हिस्सा अंग्रेजों को सौंप दिया। दक्षिणी हिस्सा अंग्रेजों को सौंपा। जैसे ही और आगे चलेंगे, सौंपा 1803। और 1805 में ये क्या कर देंगे भी, जैसे ये अपना दक्षिणी हरियाणा आया है, आज के हरियाणा को कुछ इस प्रकार से हम मैप ड्रा करते हैं तो ये इसी प्रकार से देखने को मिलता है। इसका दक्षिणी हरियाणा, इस एरिया तक ये आए थे। और इस एरिया को 1805 में भी अंग्रेज अपने हिसाब से क्या कर देंगे भी, राजकीय रूप से 2 भागों में बांट देंगे। 2 भाग कैसे बांटेंगे, यानी कि स्थानीय लोगों का ये सारा लेना स्टार्ट कर देंगे, जिसमें यानी कि जो कोई गांव के बिल्कुल नामात्र से मुखिया हैं या कम चौधरी हैं, जो उनका प्रशासन तो कौन करना कर दे स्टार्ट कर देंगे, अंग्रेज। अगर किसी भी रियासत में कोई ज़्यादा शक्तिशाली उनका शासक है तो उनके साथ में समझौता कर देंगे कि आप हमारे अंडर में काम कीजिए, शासन आपका ही चलेगा लेकिन नीतियाँ हमारी रहेगी। तो एक प्रश्न ये भी तो पूछा गया। उसके बाद में क्या आता है अभी, 1805 में अंग्रेजों ने हरियाणा को राजकीय रूप से 2 भागों में बांट दिया। अंग्रेजों ने हरियाणा को राजकीय रूप से 2 भागों में बांट दिया। हरियाणा को राजकीय रूप से 2 भागों में बांटा। ये प्रश्न भी पूछा गया है। अब फिर क्या होगा,
इनकी इच्छा शक्ति और बढ़ेगी तो 1809-10 तक क्या करेंगे भी ये हरियाणा पर, संपूर्ण हरियाणा पर अधिकार कर लेंगे। लेकिन संपूर्ण हरियाणा फिर से नहीं आ पाएगा। ये कहाँ तक आ जाएंगे, इस एरिया तक भी ये आसानी से आ जाएंगे, यानी कि करनाल, सोनीपत, पानीपत और करनाल वाले एरिया तक भी इस एरिया को क्या कर लेंगे, ये पूर्ण अच्छे रूप से कब्जा लेंगे। कैसे आएंगे, यानी कि बात आ चुकी है 1805, और 1805 में करनाल वाले एरिया तक क्या किया था भी, इन्होंने एरिया को कब्जा लिया था। और कब्जाने के परिणाम स्वरूप क्या करते हैं, 1806 में करनाल को भी आधुनिक रूप से इन्होंने बसाने का काम भी स्टार्ट कर दिया था। और उसके बाद में शासन धीरे धीरे ये क्या है भी चल रहा है, चलता रहेगा चलता रहेगा। नेक्स्ट में क्या करेंगे, 1809-10 में हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार, लेकिन अम्बाड़ा वाला एरिया उसके पास में नहीं आएगा। क्या आएंगे, 1809-10 में हरियाणा पर संपूर्ण हरियाणा पर कीजिए भी, संपूर्ण हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार। हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार। लेकिन क्या है भाई, अम्बाड़ा वाला एरिया अभी भी नहीं आया है। क्यों नहीं आया है, आपने नाम सुना होगा महाराजा रणजीत का। वो कहाँ से शासक कर रहे थे, शासन करते हैं वो अमृतसर और लाहौर से, और उस सारा का एरिया हिमाचल प्रदेश, वही साथ में लगता हुआ अम्बाड़ा तक का एरिया उन्हीं के अंडर में है। और उन्होंने अपनी सेना को इस प्रकार से ट्रेंड किया हुआ था कि उनकी सेना की शक्ति को देखते हुए अंग्रेजों की इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो उनके साथ में युद्ध कर सके। तो इसीलिए इस एरिया को बाद में कब्जाएंगे और ये क्या कर देंगे भाई, यानी कि संपूर्ण हरियाणा पर कब्जा हो चुका है, लेकिन अम्बाड़ा वाला एरिया नहीं आया है। नहीं आया है तो कोई बात नहीं भी, अब शासन धीरे धीरे और आगे तक चलता रहेगा। बात 1754 से की थी, 1809-10 तक आ पहुंची है। अंग्रेज क्या कर रहे हैं, एरिया को बढ़ा रहे हैं, और उनकी अंग्रेजी नीतियों के तहत ही क्या करेंगे, ये शासन व्यवस्था बनाए रखेंगे। अब जैसे थोड़ा थोड़ा और आगे चलेंगे तो बात आ जाती है 1819, और 1819 में क्या करते हैं भी, प्रशासनिक रूप से एक इस एरिया पर क्या कर देंगे, एक रेजिडेंट नामक अधिकारी की नियुक्ति कर देते हैं। यानी कि अब छोटा सा एरिया वाइज पूरे भारत को बांटते आ रहे हैं, इधर से बंगाल के बाद में उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा। जो हरियाणा वाला एरिया आया है उसको क्या कर देंगे, एक रेजिडेंट नामक अधिकारी के नीचे नियुक्त कर देंगे। तो क्या करेंगे, कंपनी द्वारा हरियाणा के प्रशासनिक क्षेत्र में बदलाव, या प्रशासनिक क्षेत्र में बदलाव। और इस बदलाव के परिणाम स्वरूप क्या होगा भाई, जो हरियाणा का क्षेत्र है उस पर एक रेजिडेंट नामक अधिकारी की नियुक्ति कर दी जाती है। क्या होगा, हरियाणा के क्षेत्र में, ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि क्षेत्र में एक रेजिडेंट नामक अधिकारी की नियुक्ति। और इस हरियाणा को क्या करते हैं अभी, 3 हिस्सों में बांट देते हैं। 3 हिस्से कौन से होंगे, वही भाई उत्तरी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र। यानी कि इसकी मर्जी है, ये कैसे भी करे, इस अधिकारी की भी, इसको कैसे शासन करना है, प्रशासन करना है। यानी कि उत्तरी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र सारे के सारे को अपने सुविधा के अनुसार बांट देता है। और उत्तरी क्षेत्र में जो जिले आते हैं उनमें से हरियाणा के ही आएंगे, हिसार, रोहतक, पानीपत और सोनीपत। अगर मैप से समझना चाहें तो कहाँ पर होगा, थोड़ा सा ही, ज़्यादा मैप से समय ज़ाया नहीं करेंगे, कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर पानीपत, सोनीपत,
इसी के साथ में हिसार और हिसार के साथ में रोहतक। जो मध्य क्षेत्र आ जाता है ये दिल्ली का आएगा भाई, बिल्कुल दिल्ली का। उसी के साथ में दक्षिणी में गुरुग्राम, मेवात, फरीदाबाद, पलवल और एक जगह आती है होडल, इनको शामिल कर लिया जाता है। तो उत्तरी क्षेत्र में कौन से आएंगे? सोनीपत, सोनीपत के बाद पानीपत, रोहतक और हिसार। ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लेकिन रेजिडेंट नामक अधिकारी वाली बात है, ये पूछी गई है। मध्य क्षेत्र में कौन सा आएगा भाई? दिल्ली का क्षेत्र, दिल्ली का क्षेत्र। दक्षिणी क्षेत्र की बात करेंगे तो यहां पर भी सबसे पहले आएगा गुरुग्राम, गुरुग्राम के बाद मेवात, फरीदाबाद, पलवल और होडल, पलवल और होडल, ये चीजें यहां पर रहेंगी। अब क्या है भाई, शासन चल रहा है, चलता रहेगा चलता रहेगा। और जैसे ही कंपनी आई थी, ये इसका मुख्य मकसद क्या था? व्यापार करना था। लेकिन अब ये क्या कर रही है अभी? धीरे धीरे एरिया को कब्जा रही हैं। ये कहाँ से कहाँ तक चले थे, थोड़ा सा और आपको बताना चाहूँ तो मैं, ये बात आ चुकी है 1819 की। अब उसके बाद कहाँ से कहाँ तक चले थे? 1819, ये इंडिया का मैप रहेगा। अंग्रेज बंगाल से चले थे 1757 के बाद, और इस एरिया को भी क्या कर लिया? सारे एरिया को कब्जा चुकी है, यानी कि लगभग भी उत्तर भारत में इनका कब्जा हो चुका है। लेकिन अम्बाड़ा वाला एरिया रह चुका है अब तक। तो ये कब शामिल किया जाएगा? ये 1823 में किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि इस एरिया में यहाँ पर आता है अमृतसर, और इसी के साइड आज में पाकिस्तान में स्थित लाहौर। इस एरिया में शासन क्या करता था? महाराजा रणजीत, ये उसके अंडर में था। लेकिन भाई जैसे ही वो बूढ़े होंगे तो बूढ़े होंगे, या कुछ ऐसे कारण भी हो सकते हैं, इन ये यहाँ पर भी युद्ध करते रहते थे, जिससे इनकी शक्तियाँ कमज़ोर हो गई। और कमज़ोर होने के बाद भी ये अम्बाड़ा वाले एरिया तक भी चले जाते हैं। तो ये अम्बाड़ा कब अंग्रेज़ों के अधीन आता है? पहला प्रश्न तो यही पूछा जाएगा। तो ये 1823 में क्या होगा भाई? अम्बाड़ा अंग्रेज़ों के अधीन हो जाएगा भाई। अब 1823 में क्या हो चुका है भाई? संपूर्ण हरियाणा पर कब्जा हो चुका है। 1823 अम्बाड़ा अंग्रेजों के अधीन, अंग्रेजों के अधीन आ चुका है, अंग्रेजों के अधीन। यहां तक शासन व्यवस्था चलती रहेगी। जो रेजिडेंट नामक अधिकारी था, उन्होंने ये बस भी थोड़ा एरिया क्या कर लिया अपने को, थोड़ा सा और उत्तर की ओर लेके जा चुका था। अब क्या हुआ? कंपनी आई तो थी व्यापार करने के लिए, लेकिन वो क्या करने लगी? धीरे धीरे एरिया को कब्जाना स्टार्ट कर दिया। और कब्जाना स्टार्ट कर दिया तो वहीं से इंग्लैंड की सरकार ने भी क्या किया कि जो कंपनी गई थी व्यापार करने के लिए, उसका मुख्य मकसद तो अब और ही हो चुका है। तो उसके लिए क्या करते हैं वो, कुछ रूल रेगुलेशन बनाकर भेजते हैं, जो आप लोगों ने चार्टर एक्ट के रूप में पढ़े होंगे कि 20-20 साल में कौन सा चार्टर एक्ट आता रहेगा। तो उसी में क्या किया जाता है? एक चार्टर एक्ट आता है 1833 का। जो 1833 का चार्टर एक्ट आता है, उसमें क्या आता है कि 1833 चार्टर एक्ट, और इस एक्ट में जो अब तक एरिया कब्जाया गया था बंगाल से लेकर, बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश, उसको क्या बोला गया? उत्तरी पश्चिमी प्रांत। उसको क्या कर देते हैं? चार्टर एक्ट के द्वारा उत्तरी पश्चिमी प्रांत में 6 मंडलों में वो विभाजित कर देते हैं। कौन से चार्टर एक्ट के द्वारा? 1833 चार्टर एक्ट में उत्तर पश्चिमी प्रांत को, उत्तर पश्चिमी प्रांत को 6 मंडलों में विभाजित कर देते हैं। उत्तरी पश्चिमी प्रांत का मतलब क्या होगा कि अब बंगाल, और यहाँ से बंगाल अलग कर दिया इन्होंने, बंगाल राज्य, और उत्तरी पश्चिमी प्रांत यानी कि उत्तर पश्चिमी प्रांत उत्तर प्रदेश अलग राज्य बना दिया गया है। प्रांत को 6 मंडलों में विभाजित कर देते हैं।
विभाजित कर देते हैं। 6 मंडल होंगे। अब उसमें क्या था, दिल्ली भी एक मंडल हुआ करता था। बात आती है कि 1833-34 में ये अपने हरियाणा को भी क्या कर देंगे, भी उत्तर प्रदेश में मिला देंगे। लेकिन एक बार प्रश्न ये पूछा गया था कि 1833 जो चार्टर एक्ट आया, ये तो इंग्लैंड सरकार के द्वारा भेजा गया और कंपनी को भेजा गया था कि आप उत्तरी पश्चिमी प्रांत और बंगाल को अलग अलग भागों में बांट दीजिए। जिसमें उत्तर पश्चिमी प्रांत है, इसको 6 मंडलों में आप विभाजित कर सकते हो, जिसमें दिल्ली भी एक डिवीजन था, यानी कि एक मंडल था। तो अब बात आएगी कि ये हरियाणा कहाँ पर आता है। ये अपना हरियाणा यहाँ पर बना हुआ है। अगर हम उसे उत्तर प्रदेश में मिलाने से पहले एक प्रश्न पूछा गया था कि 1833-34 से पहले हरियाणा किसका हिस्सा हुआ करता था। 1833-34 से पहले तो हरियाणा किसका हिस्सा हुआ करता था। और ऑप्शन भी बहुत शानदार आए थे, मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब और उत्तर प्रदेश उसमें ऑप्शन में नहीं था भाई। तो इसका राइट आंसर, यानी कि जो महाराष्ट्र वाले इस एरिया से वो शासन कर रहे थे, यानी कि यहाँ तक थे, तो इन्होंने एक मध्य प्रदेश को भी उन्होंने क्या किया था भाई, एरिया बना रखा था। ग्वालियर से इनका शासन चल रहा था, तो ये क्या रहेंगे अभी, मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। और उसके बाद में ये क्या करते हैं, इसको मध्य प्रदेश से हटाकर उत्तरी पश्चिमी प्रांत में शामिल कर देते हैं। और उत्तरी पश्चिमी प्रांत में भी कौन से एरिया में शामिल करते हैं, दिल्ली मंडल में शामिल करते हैं, और जिसमें से 5 जिले हुआ करते थे। 1833-34 से पहले हरियाणा मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। उसके बाद अंग्रेज या अंग्रेजी कंपनी हरियाणा को उत्तर पश्चिमी प्रांत में शामिल कर देते हैं। हरियाणा को एमपी से हटाकर, पूरा लिखिए भी, एमपी से हटाकर उत्तर पश्चिमी प्रांत में शामिल कर देते हैं। उत्तर पश्चिमी प्रांत में, और कौन से का हिस्सा बनाते हैं भी, कानपुर में शामिल कर देते हैं। उत्तर पश्चिमी प्रांत कानपुर में, कानपुर जनपद हुआ करता था भी उस समय, यानी कि सारा का सारा उत्तरी पश्चिमी प्रांत, या बात कहें भी, कानपुर को इन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा महत्व दिया था, कानपुर में शामिल कर देते हैं। प्रश्न ये भी पूछा गया अभी, किस में शामिल किया, शामिल कर देते हैं। और कौन से मंडल में, और दिल्ली मंडल के अधीन हो जाता है उस समय हरियाणा। इसी में आगे लिखेंगे भी, दिल्ली मंडल के अधीन हरियाणा दिल्ली मंडल के अधीन। और इसी मंडल में क्या होते हैं भी, जिले होते हैं दिल्ली मंडल के अधीन। जब जिलों की बात करेंगे तो कितने जिले हुआ करते थे उस समय दिल्ली मंडल के अधीन। और उस दिल्ली मंडल में 5 जिले थे भाई, 5 जिले। कौन से, पहले नंबर पे तो दिल्ली ही आएगा भाई, दिल्ली। दिल्ली के बाद में आ जाता है सेकंड नंबर पे। जब हरियाणा में एंट्री करेंगे तो हमें पता होना चाहिए भी कौन सा जिला आएगा। एक तो इसी के साथ में लगता हुआ इधर से पानीपत, गुरुग्राम, रोहतक, और इसी के साथ में लगता हुआ हिसार। ये 4 जिले हरियाणा के आएंगे। कौन से, पहले नंबर पे तो रहेगा पानीपत। पानीपत के बाद इसी के दिल्ली के साथ में लगता हुआ गुरुग्राम, और गुरुग्राम के बाद चौथे नंबर पे आता है रोहतक, और रोहतक के बाद
5वें नंबर पे आएगा हिसार। ये क्या थे, 5 जिले हुआ करते थे उस समय। बहुत अच्छे खासे प्रश्न है। और इसी में क्या थी भी, 7 देशी रियासतें भी हुआ करती थी अपने हरियाणा के एरिया में। और 7 देशी रियासतें, देशी रियासतों का मतलब क्या होता है कि ऐसे शक्तिशाली, यानी कि कोई गांव के मालिक कह सकते हैं, ठेकेदार कह सकते हैं, वो क्या करते थे, सारे के सारे एरिया को संभालते थे और अंग्रेजों के दिन वो कार्य कर रहे थे। और 7 देशी रियासतें थी, रियासतें। ये एरिया कब की बात आ चुकी है, 1833-34 के बाद। और उत्तर पश्चिमी प्रांत का मुख्यालय कौन सा हुआ करता था, यानी कि केंद्र की बात करें या राजधानी की बात करें, तो वो भी प्रश्न एक बार पूछा गया था। उत्तर पश्चिमी प्रांत का मुख्यालय, मुख्यालय आगरा हुआ करता था भाई, आगरा। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि मुख्यालय कौन सा था, दिल्ली की राजधानी कौन सी थी, आगरा। हरियाणा को कौन से हिस्से में मिलाया गया था, कानपुर के हिस्से में। यानी कि कानपुर क्या था, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा एरिया था और इसी एरिया में मंडलों को बांट दिया जाता है। मंडलों में दिल्ली मंडल, और दिल्ली मंडल में ही 5 जिले आ जाते हैं अभी, जिसमें दिल्ली, पानीपत, गुरुग्राम, रोहतक और हिसार। यहाँ तक बातें ठीक ठाक थी, सब कुछ इन्होंने अपनी शासन व्यवस्था अंग्रेजों ने अपने अकॉर्डिंग चला ली है। अंग्रेजी शासन पद्धति यहाँ पर चल रही है। जैसे जैसे अब बात अम्बाड़ा वाली भी यहाँ पर नहीं आई है, उनके ऊपर थोड़ा सा ये अधिकार हुआ है, कुछ इस प्रकार से संधि हुई है या नहीं हुई है भी वो पता थोड़ी देर में बात पता करेंगे कि अंग्रेजों का क्या हो चुका है कि यहाँ तक अम्बाड़ा वाले एरिया में कोई इंटरफेयर नहीं है, लेकिन अंग्रेजों के तो अधीन आ चुका है, लेकिन 100% उनका अभी तक भी कब्जा नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह उस समय तक भी जीवित थे, लेकिन कुछ एरिया को उन्होंने कब्जा लिया था अंग्रेजों के दिन, प्रश्न पूछा गया था। लेकिन 1839 में क्या हो जाता है भी, महाराजा रणजीत की मृत्यु हो जाती है, तो ऊपर वाला जो लाहौर और अमृतसर का एरिया है ये बिल्कुल खाली हो जाता है। तो खाली होने के बाद में आगे चलेंगे तो क्या होगा कि शिमला, वहीं पर एक इनका केंद्र बनाया जाता है, और अम्बाड़ा किसके अधीन कर दिया जाता है, शिमला के अधीन कर दिया जाता है। ये प्रश्न भी पूछा जाएगा, इसमें अम्बाड़ा का जिक्र नहीं है। लेकिन 1843 में क्या होगा भाई, अम्बाड़ा शिमला के अधीन कर दिया जाएगा। यानी कि अब इस समय तक पूरे भारत, उत्तर भारत में क्या हो चुका है, अंग्रेजों का अधिकार हो चुका है। अम्बाड़ा को शिमला के अधीन, शिमला के अधीन। ये शासन व्यवस्था चलती रहेगी, चलती रहेगी, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। 1754 से ले गए थे और 1803 तक हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। जैसे ही हम बात करते हैं टाइम पीरियड और गुजरेगा, शासन व्यवस्थाएं धीरे चल रही है, वाद विवाद चल रहे हैं, कोई विरोध कर रहा है, कोई अंग्रेजों के पक्ष में है। जैसे ही 1857 आएगा तो 1857 में एक क्रांति होती है जिसको हम सभी जानते हैं भी, 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति में क्या होता है भाई, 1857 की क्रांति। और इस क्रांति के बाद 1858 में क्या कर देंगे अंग्रेज, हरियाणा को उत्तर प्रदेश से हटाकर पंजाब में शामिल कर देंगे। क्यों कर देंगे वो देखते हैं भी। जैसे ये क्या रहता है भी अपना हरियाणा, ये हरियाणा मैप कुछ इस प्रकार से, ये क्या है आज का हरियाणा मान के चलना, और इधर क्या है उत्तर प्रदेश, इसी प्रकार से आता है। और इधर क्या है पंजाब, ये HR और ये UP और ये PB यानी कि पंजाब, इस प्रकार से बंटे हुए हैं। 1857 की जो क्रांति होती है वो उनकी शुरुआत की जाती है मेरठ से। और मेरठ कहाँ पे है, ये यहाँ पर है अभी मेरठ। और यहाँ पर एक अम्बाड़ा छावनी भी है। ये कब बनी थी अम्बाड़ा छावनी, 1843 में बनी थी, और 1857 में क्रांति होना स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे ही यहाँ से मेरठ छावनी से क्रांति स्टार्ट होती है, इसका सिग्नल कहाँ पर आता है, सीधा का सीधा अम्बाड़ा वाले में पहुँच जाता है। और क्या होगा कि इस समय जैसे ही अम्बाड़ा में प्लानिंग ये थी कि
सबसे पहले तो बात ये है कि जो अंग्रेज हैं जो सुबह सुबह चर्च में जाएंगे तो उससे पहले उनको क्या करना है, अभी रास्ते में आड़े हाथों लेना है, लठों से उनको मार ताड़ करना है, यानी कि पूरे बार से भगाना है। लेकिन एक तो वो क्रांति समय से पहले स्टार्ट हो जाती है 10 मई के आसपास, और इसमें से एक व्यक्ति आ जाते हैं गद्दार श्याम सिंह, वो उनको बता देते हैं, लेकिन अंग्रेज फिर भी चले जाते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, भी अपनी फोर्स साथ में लेकर चलते हैं, तो इससे उनको कोई खास ज़्यादा नुकसान नहीं हो पाता। और ये 1857 की क्रांति थी। तो 1857 की क्रांति में और क्या प्रभाव देखने को मिला कि जिससे अंग्रेजों ने 1858 में हरियाणा को उत्तर प्रदेश से हटाकर पंजाब में शामिल कर दिया। ये दोनों सेम विचारधारा। नेक्स्ट में और बात करते हैं तो पंजाब वालों के साथ में इसी वे सीमा पर लगता है अपना जींद, इधर आता है पटियाला, एक दो और नाभा। यहाँ की 2-3 रियासतों ने क्या किया था, अंग्रेजों का साथ दिया था। तो इन्होंने सोचा कि यहाँ पर सेम विचारधारा के लोग रह रहे हैं, ये भी तो हिंदी भाषा क्षेत्र है, ये भी क्या है हिंदी भाषा क्षेत्र, और दोनों की विचारधारा भी क्या है सेम है, यानी कि हरियाणा के लोगों ने क्रांतिकारियों का साथ दिया था, लेकिन पंजाब में इस क्रांति का प्रभाव कम देखने को मिला था। तो इन दोनों को पाड़ने के लिए फूट डालो और शासन करो, तो इस एरिए को ये यहाँ से हटाकर क्या कर देते हैं, पंजाब में शामिल कर देते हैं। तो क्या होगा कि 1858 की क्रांति में हरियाणा के लोगों ने क्रांतिकारियों का साथ दिया। क्रांतिकारियों का साथ दिया, इनका साथ देते हैं तो ये क्या कर देते हैं, अभी 1858 में एक चार्टर एक्ट आता है अभी, और चार्टर एक्ट के द्वारा हरियाणा को यूपी से हटाकर पंजाब में शामिल क्या करते हैं, पंजाब में शामिल। यह प्रश्न भी पूछा जाता है बहुत बार, चार्टर एक्ट। और उसके बाद इंडिया जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों को बताना चाहूँ तो अभी पंजाब राज्य का गठन भी कब होता है, 1858 में ही बात करते हैं। तो पंजाब राज्य का गठन, पंजाब राज्य का गठन। अब वही चीज़ें चल रही थी, इन्होंने इससे पहले बंगाल बनाया था, उत्तर प्रदेश बनाया था, लेकिन पंजाब वाले एरिया में इनको राज्य घोषित नहीं किया था। लेकिन 1858 में क्या कर देते हैं, अभी पंजाब राज्य का भी गठन कर देते हैं, वही मंडल बनाएंगे और इनका रेजिडेंट नामक अधिकारी भी उनको और नियुक्त कर देंगे। तो इस प्रकार से ये शासन व्यवस्था चल रही थी। लेकिन 1858 के बाद ये क्या करते हैं कि अपने प्रशासनिक ढांचे में चेंज लाते हैं। जो हरियाणा दिल्ली डिवीजन के अंतर्गत हुआ करता था, उसको जो डिवीजन है वो तो उत्तर प्रदेश वाले थे, लेकिन इनके पास में क्या है, भी अब एरिया थोड़ा सा और ज़्यादा बड़ा हो चुका है, और बड़ा हो चुका है तो उसके साथ साथ में और ये चीज़ें भी तो करेंगे कि अधिकारियों की नियुक्ति ज़्यादा करनी पड़ेगी, कई क्रांति दोबारा से ना उठ जाए, उनको दबाने का भी प्रयास किया जाएगा। तो इसी प्रकार से ये क्या करते हैं, प्रशासनिक ढांचे में अपना बदलाव करते हैं और 2 डिवीज़न बना देते हैं, एक तो दिल्ली डिवीज़न बनाएंगे और एक हिसार डिवीज़न बनाते हैं। तो प्रशासनिक दृष्टि से हरियाणा में 2 डिवीज़न बनाए जाते हैं। कब, 1858 के बाद। कब की बात आएगी, 1858 के बाद क्या आएगा, प्रशासनिक दृष्टि से हरियाणा को 2 मंडलों में विभाजित कर देते हैं, 2 मंडलों में विभाजित। और कौन से 2 मंडल आते हैं, सबसे पहले पे तो आएगा दिल्ली मंडल, दिल्ली मंडल, और सेकंड पे आ जाता है हिसार मंडल, दिल्ली मंडल और हिसार मंडल। और इन मंडलों में क्या होगी, जिले भी तो आएंगे। कौन से जिले कहाँ पर आएंगे, जो दिल्ली मंडल था उसी में दिल्ली के आसपास के मंडल आएंगे, और हिसार मंडल था उसमें हिसार मंडल के, हिसार जिले के ही आसपास के जिले आएंगे हिसार मंडल में। जब हम बात करते हैं तो दिल्ली डिवीजन में कौन से आएंगे, जो एक तो दिल्ली आएगा, दिल्ली के साथ में लगता गुरुग्राम आएगा, और ऊपर से पानीपत आएगा। क्या आएगा, दिल्ली जिला था और साथ में मंडल भी था भाई, दिल्ली, पानीपत और
गुरुग्राम, ये क्या है भी, जिले शामिल है, जिले। और हिसार वाले की बात करेंगे तो इसमें हिसार, रोहतक, हिसार, उसके बाद रोहतक, और रोहतक के बाद सिरसा जिला शामिल था। सिरसा जिले शामिल थे इस मंडल में। और क्या किया गया उसके बाद, प्रत्येक जिले पर डिप्टी कमिश्नर की नियुक्ति कर दी, यानी कि डीसी को बिठा दिया गया था कि सारा का सारा बंदोबस्त भी क्या है, रेजिडेंट अधिकारी के पास में बस की बात नहीं है। तो डीसी क्या करेगा, ये वो तो सारे मंडल पर अधिकारी था, लेकिन ये क्या करेगा भाई, डीसी सिर्फ छोटे छोटे एरिया को बांट कर भाई कोई क्रांतिकारी गतिविधि कहीं स्टार्ट नहीं हो रही हो तो इसीलिए उनकी देखरेख करेगा, उस एरिया का संचालन करेगा। तो क्या होगा उसके बाद में, प्रशासनिक दृष्टि से हरियाणा को 2 मंडलों में विभाजित किया जाता है। 2 मंडल आते हैं, दिल्ली मंडल और हिसार मंडल। यहीं से आएगा कि प्रत्येक जिले पर डिप्टी कमिश्नर के अधीन कर दिया गया या नियुक्ति कर दी गई। तो इसी के बाद में है ये क्या होगा, प्रत्येक जिले को डिप्टी कमिश्नर के अधीन कर दिया गया, डिप्टी कमिश्नर के अधीन। कमिश्नर के अधीन कर दिया। प्रश्न ये पूछा गया था भाई, के अधीन कर दिया, यानी कि प्रत्येक जिले को कब डिप्टी कमिश्नर यानी कि डीसी की नियुक्त की गई थी, तो 1858 के बाद, 1857 की क्रांति के बाद। यहाँ से जैसे ये हरियाणा पंजाब में मिलाया जाता है, 2-4 मुद्दे और बढ़ेंगे। एक तो यहाँ पर भाषा का विवाद तो रहे रहेगा, और क्या होगा उसके साथ में कि रहन सहन, खाना पीना और अंग्रेजों की जो नीतियाँ आती हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा प्रभाव रहेगा, क्योंकि अब ये सारा का सारा एरिया इतना बड़ा हो चुका है, यहाँ से लेकर ये सारा पंजाब इसी में शामिल है। जो अंग्रेज यहाँ पर तो क्रूरता दिखाएंगे और यहाँ पर या क्या करेंगे, उनके पास उनके पक्ष की बातें करेंगे, उनके हितैषी रहेंगे। तो ये भाषा विवाद है, यहाँ पर तो हिंदी भाषा और यहाँ पर पंजाबी भाषा, पंजाबी वाले हिंदी वाले के साथ में बात नहीं कर सकते, साडा तुआडा ये हिंदी वालों को समझ में नहीं आ रही, हरियाणा वाले भी कितना गया था, क्या कर रहा था, तो ये चीज़ें पंजाब वालों को समझ में नहीं आ रही थी। तो भाषा के आधार पर क्या हो जाता है, विवाद होना स्टार्ट हो जाता है। धीरे धीरे ये विवाद चलता रहेगा, लेकिन कहाँ तक चलेगा इस बात को भी निर्धारित करने के लिए एक रिपोर्ट आती है, पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट। क्या बताती है वो, इनके बारे में ही बताएगी क्या क्या बातें रहेगी कि पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट 1892-93। प्रश्न ये पूछा गया था, क्या रहेगा, क्योंकि भाषा के साथ विवाद होना स्टार्ट हो चुका है भी अब। पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट, ये रिपोर्ट क्या कहती है, ये रिपोर्ट क्या कहेगी, ये रिपोर्ट ये बताने का काम करेगी कि यहाँ पर पंजाब और हरियाणा में, पंजाब और हरियाणा के लोगों में भाषा के आधार पर बेहद विभिन्नता है, बेहद विभिन्नता है। अब यहाँ से भाई ट्विस्ट आएगा भाई, एक क्या ट्विस्ट आएगा कि हरियाणा कहाँ पर है, कुछ इस प्रकार से अपना हरियाणा रहता है भाई, और ये पंजाब, यहाँ से यूपी, यूपी के नीचे क्या था, एमपी। बात को ध्यान से समझना, एमपी, यूपी, हरियाणा और पंजाब। हाँ जी, जब हम बात की थी 1833-34 से पहले हरियाणा मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, उसके बाद में इसको यूपी में मिला दिया गया। यूपी के बाद 1857 की क्रांति के बाद 1858 में से पंजाब में मिला दिया गया। और अब पंजाब वाले बोल रहे हैं कि आपके लोग और हमारे लोग क्या कर रहे हैं, अभी भाषा के आधार पे उन पे बेहद विभिन्नता है, समरूप नहीं है। तो इस प्रकार से क्या होगा, अभी हरियाणा के साथ में काफ़ी भेदभाव हो चुका है। अगर सही बात में हम बात करें भी, इतना ही कोई व्यक्ति के साथ में
इतनी थोड़ा सा भेदभाव कर दिया जाए तो एक फीलिंग सी आती है कि भी थारा भाई की तो बेइज्जती होगी। तो उसी बेइज्जती के लिए क्या करेंगे, अब हरियाणा के लोग भाई हिंदी भाषा क्षेत्र में हिंदी भाषा के राज्य के लिए अलग से मांग करना स्टार्ट कर देंगे। तो उन चीज़ों को भाई हम आगे देखेंगे, कौन से व्यक्ति कब कब आए थे और कौन से समय में उन्होंने मांग उठाई थी। तो आज की क्लास को हम यहीं ब्रेक देते हैं। आप लोगों से इस क्लास के बारे में अपना रिव्यू मैं पूछना चाहूँगा, कमेंट बॉक्स में जानकारी ज़रूर दें। ऐसा कंटेंट आप लोगों के लिए भी बहुत मेहनत से इकट्ठा किया गया है और मात्र आप लोगों के लिए तो 1 घंटे की क्लास है। इसके पीछे जो समय लगा है वो मुझे ही पता है भी किस प्रकार से इन चीज़ों को खोज के लानी पड़ती है, वरना बुकों में ये चीज़ें आपके पास नहीं मिलेगी। तो भी इसके लिए भी अपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।